Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज के लेक्चर में हम लोग अल्फा टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या होगा? टॉपिक विल बी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 मार्कर क्वेश्चंस मिले हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको फॉर्मेट तो पता ही है अल्फा टेस्ट सीरीज का। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी सच दैट, ये 2 लाइंस आपको दे रखी हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब यहां पर जो फॉर्मूला हम फॉलो करने वाले हैं, इट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड वेयर a1 b1 c1 ये क्या है? फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशोज। ऐसे ही a2 b2 c2 ये क्या है? सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, तो यहां पर हमें लाइंस को सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा सो दैट यहां से हमें डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू मिल जाए। इसके लिए मुझे x, y और z के कोफिशिएंट्स को 1 बनाना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में आपको दिख रहे होंगे। तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 बनाओगे तो ये बनेगा x - 1 अपॉन -3। इसमें y के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो ऊपर बन जाएगा y - 2 अपॉन 2p/7। और ये लास्ट वाले में तो पहले से ही z का कोफिशिएंट 1 है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा? इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू आपको मिल चुकी है। द DRs आर -3, 2p/7 एंड देन 2। फर्स्ट लाइन का तो काम हो गया। सेकंड लाइन को देखते हैं बेटा, इसको भी हमें सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर में आप -7 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा ना फिर। तो यहां पर -7 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट x - 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3p/7। ये तो y का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, डिनोमिनेटर में 1 को ऐसे लगा दो फिर। ठीक है ना, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो z - 6 अपॉन -5, यानी इसके डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू क्या आ गई? द DRs फॉर द सेकेंड लाइन विल बी -3p/7 देन 1, -5। ठीक है, तो ये रहा आपका a1 b1 c1, ये रहा a2 b2 c2। फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बताया था, कंडीशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। a1 यानी -3 इंटू a2, तो -3 इंटू -3p/7 प्लस b1 इंटू b2 यानी 2p/7 इंटू 1, 2p/7 इंटू 1। ठीक है बेटा, प्लस c1 इंटू c2 यानी 2 इंटू -5, ऑल दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको p निकालना है। ये बनेगा 9p/7 प्लस 2p/7 यानी आपका आ जाएगा 11p/7। ये बनेगा -10, साइड चेंज कर दो तो इक्वल टू +10 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू आ रही है 10 × 7/11 यानी 70/11। एक बार चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो सबसे पहले हम अपनी लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। इन सब के डिनोमिनेटर में 1 तो है ही, है ना? अब यहां पर x का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, इसमें y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसमें z का कोफिशिएंट 1 बनाना है, लेकिन वहां तो पहले से ही है ना? यानी उसमें मेहनत बच जाएगी। इन दोनों में हमें काम करना पड़ेगा। इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -2 से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा x - 3 और यहां पर -1/2। समझो ध्यान से मैंने क्या किया। इसमें आप -3 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर आपको मिलेगा -3 से डिवाइड करने के बाद ऐसा, इसको डिवाइड करेंगे -6 को -3 से तो आपको मिलेगा y + 2 और नीचे आ जाएगा -1/3। इस वाले में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो बेसिकली यहां पर डायरेक्शन रेशोज की वैल्यू क्या आ गई इस लाइन के लिए? सो द DRs ऑफ द लाइन विल बी -½ -1/3 1, जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। इस पूरे में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो या -6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका 3, इसको -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा -6।
आप चेक करके देखो मैंने क्या किया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज की प्रॉपर्टी होती है ना, उसे हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पूरे को मैंने -6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इन तीनों को, -6 और -6, डन। अब आपके पास अगर डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू गिवन हो, दैट इज ABC, तो डायरेक्शन कोसाइंस लिखने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, +- A/√A² + B² + C², ठीक है। फिर इसके बाद +-B अपॉन ये अंडर रूट वाला सेम, यानी A² + B² + C², देन +-C/√A² + B² + C², ठीक है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को लिख लेंगे। सो द DCs ऑफ लाइन आर गिवन बाय, ए का काम करेगा 3, बी का काम करेगा 2 और सी का काम करेगा -6। तो आपको लिखना है +-3/√A² यानी 9 + B² यानी 4 + C² यानी 36। इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, रूट के अंदर आपका 49 आ जाएगा, √49 दैट इज 7, यानी जब आप लिखेंगे +-B अपॉन अंडर रूट वाला सेम, तो इसको डायरेक्टली 7 लिख लो ना, ठीक है। फिर आपका +-C का मतलब है -6 अपॉन 7, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा +-3/7, ये आपका है +-2/7। इस वाले को आप एज इट इज लिख दो या फिर साइन चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा -+6/7। तो बस आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला हुआ है, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स A and B. If a point P lies on the line AB such that its x coordinate is 7, then write its y and z coordinates. तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन AB लिखना पड़ेगा। सो इट इज x - x1 अपॉन, डायरेक्शन रेशियोज बाद में लिख लेंगे, पहले हम न्यूमरेटर की चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। x - x1, y - y1, z - z1 यानी z -2, तो ये z + 2 हो जाएगा। अब या तो डायरेक्शन रेशियोज यहीं पर निकाल के दिखाओ या फिर सेपरेटली उसको निकाल लो, फेयर वर्क है वो भी, तो मैं ऊपर ही निकाल देता हूं आपके लिए, द DRs ऑफ लाइन AB। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x2 - x1 यानी 3 - 5 यानी -2, फिर y2 - y1 यानी 4 - 0, फिर z2 - z1 यानी -4 + 2, तो 2 - 4 यानी -2 हो गया। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, -1, -2, -1, ठीक है। तो ये आपके लाइन AB के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इनको हम डायरेक्टली यहां पर पुट कर देंगे। तो ये -1, ये 2 और ये -1, ध्यान रखना ये फेयर वर्क है, ठीक है। तो बेसिकली आपके लाइन AB का इक्वेशन आ चुका है। अब इसके ऊपर हम एक रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सो इफ आई से देयर इज अ पॉइंट P विच इज एनीवेयर ऑन दिस लाइन, तो ये क्या बनेगा आपका, यहां से लैम्डा के इक्वल हम इसको रखेंगे, तो x की वैल्यू आएगी -λ + 5। इस वाले को लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2λ, फिर इसे हम लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी -λ - 2। अब ये जो है ना, दिस पॉइंट P इज अ रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन AB, यानी इस लाइन AB के ऊपर पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, बस लैम्डा की अलग अलग वैल्यू हमें पुट करनी होंगी। तो अगर x कोऑर्डिनेट 7 है तो उस समय क्या होगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 7, और हमारे रैंडम पॉइंट में x कोऑर्डिनेट का मतलब है -λ + 5। इसे हम 7 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी 5 - 7 यानी -2, ठीक है। तो आपका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, रैंडम पॉइंट को ध्यान से देखिए, y कोऑर्डिनेट का मतलब है 2λ, लैम्डा की वैल्यू है -2, यानी आपका आंसर आ गया -4। इसी तरीके से आपको z कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो रैंडम पॉइंट में z कोऑर्डिनेट का मतलब है -λ - 2, यानी यहां पर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 यानी +2 हो जाएगा, 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, समझे।
छोटा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपसे बोला हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सो दैट द फॉलोइंग टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस। ये दोनों लाइंस अगर स्क्यू लाइंस हैं तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आप देख रहे होंगे z माइनस ए अपॉन 4 में a आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में, ठीक है। इसी a की ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहां पर कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि स्क्यू लाइंस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये 0 नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला ऑफ SD यूज करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में से मैं वेक्टर a1 लिख लेता हूं। तो यहां से आपका बनेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस ak कैप। फिर ऐसे ही यहां से आप वेक्टर b1 लिखो, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर आप सेकंड लाइन में से वेक्टर a2 लिखो, सेकंड लाइन में से वेक्टर a2 यानी 4i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वेक्टर b2 लिखेंगे, इट इज 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ये जो z लिखा हुआ है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, z माइनस 0 अपॉन 1। समझ गए? तो अब ये वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी हैं। SD के फॉर्मूले में हमें वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 चाहिए होता है एंड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर भी चाहिए होता है, उसको भी निकालेंगे। तो फिलहाल वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 करते हैं। 4i कैप माइनस i कैप यानी 3i कैप हो जाएगा, j कैप माइनस 2j कैप यानी ऐसे आ जाएगा, और ये आपका माइनस ak कैप। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने वेक्टर a2 में से वेक्टर a1 को सब्ट्रैक्ट किया है, इस तरीके से आपको मिल गया। फिर मुझे अभी b1 क्रॉस b2 वेक्टर भी निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। यहां पर आपका i कैप, j कैप और ये रहा k कैप। ठीक है बेटा, तो ये आपका 2 3 4 देगा पहला वेक्टर, और b2 वाला वेक्टर क्या दे रहा है 5 2 1, 5 2 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो ये क्या बनेगा 3 माइनस 8 यानी माइनस का 5 i कैप। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर आपका आएगा 2 माइनस 20 यानी माइनस 18 यानी प्लस का 18 j कैप। ओके, फिर k कैप वाले को लेते हैं, 2 2 4 माइनस 15 यानी माइनस का 11 k कैप। एक बार ध्यान से देखिए, समझे कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग SD का फॉर्मूला लिखेंगे। SD का फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका हम डॉट लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ। इसे ब्रैकेट में रखना है तो रखो, वरना कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे का मॉडुलस डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब ये पूरा SD 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में तो मैग्नीट्यूड है, ये कभी 0 नहीं होगा, यानी सारा दारोमदार न्यूमरेटर के ऊपर ही है a की वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 हमने निकाला हुआ है, ये रहा। b1 क्रॉस b2 वेक्टर भी निकाला हुआ है। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को। तो ये बन जाएगा आपका 3i कैप माइनस j कैप माइनस ak कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ, विच इज माइनस 5i कैप प्लस 18 j कैप, ठीक है, माइनस 11 k कैप। अब ये पूरा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, क्या मिलेगा माइनस का 15, ध्यान से देखिए। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 18, राइट। 3i कैप और माइनस 5i कैप, मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप हमने मल्टीप्लाई कर लिए, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ j कैप हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ k कैप हम लेंगे, तो ये आएगा प्लस 11a, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 33, साइड चेंज कर देंगे, 11a नॉट इक्वल टू पॉजिटिव 33, मतलब a विल नॉट बी इक्वल टू 3। कहने का मतलब a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है एक्सक्लूडिंग 3। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5।
नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा हुआ है? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस जिनके वेक्टर इक्वेशंस आपके पास हैं। हालांकि आपको लाइंस की वेक्टर इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई कैप को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे कैप को भी करेंगे और फिर के कैप को भी करेंगे। तो चलिए करते हैं जरा। ये बनेगा आपका 1 आई कैप, यहाँ से -2 जे कैप, ठीक है। यहाँ से आपका बनेगा प्लस का 3 के कैप। फिर यहाँ पर टी वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी को कॉमन भी लेते चलो बेटा, ठीक है। तो ये बनेगा -t आई कैप, टी बाहर है मतलब अंदर सिर्फ माइनस आई कैप आएगा। यहाँ पर प्लस टी जे कैप, टी बाहर है मतलब प्लस का जे कैप आएगा। यहाँ पर बनेगा -2 टी के कैप, टी बाहर है मतलब -2 के कैप, ऐसे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड लाइन को भी हम लिख लेंगे। सो सेकंड लाइन के लिए आपका बनेगा 1 आई कैप, ठीक है। यहाँ पर माइनस जे कैप और यहाँ पर ये 1 के कैप आएगा लेकिन बाहर नेगेटिव है यानी माइनस का के कैप हो जाएगा। फिर पी आई कैप मतलब यहाँ पर पी कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे पिछले लाइन में हमने टी कॉमन लिया था। तो यहाँ पर पी आई कैप मतलब पी बाहर है, सिर्फ आई कैप बचेगा। यहाँ पर 2 पी जे कैप, तो पी बाहर है मतलब प्लस का 2 जे कैप आएगा। यहाँ पर 2 पी के कैप, पी तो बाहर है -2 के कैप आएगा। प्लस का 2 पी के कैप आएगा लेकिन आगे नेगेटिव है ना, तो माइनस का 2 के कैप अंदर बचेगा, बाहर पी हमने कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों लाइंस की हेल्प से हमें इनके पैरेलल वेक्टर्स लिखने होंगे। तो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं इस वाले फॉर्म ऑफ लाइन के साथ, ठीक है। अब इसमें बेसिकली वेक्टर बी क्या होता है, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर को हम वेक्टर बी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर 2 लाइंस हैं, तो फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर को हम वेक्टर b1 लिख रहे हैं, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। फिर सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर को आप वेक्टर b2 बोल दो, ये बनेगा आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जब हम एंगल निकालेंगे तो वही एंगल दोनों लाइंस के बीच में भी होगा, ठीक है। तो अगर एंगल को मैं थीटा मान लूं, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन 2 लाइंस। सो बेसिकली हम निकालेंगे कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का यूज करेंगे। आपके क्वेश्चन में एक्यूट एंगल पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए आपको न्यूमरेटर में मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को हम लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में एक्यूट एंगल नहीं पूछा होता तो न्यूमरेटर में मॉडुलस को हटा देते, डिनोमिनेटर में तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो फिलहाल b1 डॉट b2 हम यहां पर निकाल लेते हैं। अगेन इट इज अ फेयर वर्क, b1 डॉट b2। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो यानी -1, फिर जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी +2, फिर के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी +4, यानी ये आपका आ जाएगा 5। ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर वेक्टर b1 का भी मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा। वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बेटा, तो वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6, निकाल के देख लो। फिर वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बनेगा 4 + 4 यानी 8 + 1 9 का रूट यानी 3। समझे? ध्यान से देख लो, क्लियर है। इन सभी वैल्यूज को हम यहां पुट कर देंगे। तो b1 डॉट b2 का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये तो सिर्फ 5 आ रहा है, तो 5 का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली 5 ही रहेगा, न्यूमरेटर वाला शॉर्टेड है पहले से ही। b1 का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में विच इज कमिंग एज √6 और b2 का आया था 3, है ना, यस। तो यहां से आपको एंगल थीटा क्या मिल जाएगा बेटा, थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ 5/3 √6। यानी इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। फर्स्ट सेक्शन यानी 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। यहां पर आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास करेगा 2, -1, 1 एंड द लाइन विल बी पैरेलल टू अनदर लाइन विच ज्वाइंस दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए और इसे पॉइंट बी बोल दे रहा हूं। ठीक है, लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशोज हम लिखेंगे सबसे पहले। द डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2 हो जाएगा, 2 - 4 यानी -2 आएगा, फिर 2 - 1 यानी 1 रह जाएगा। ध्यान से देखिए, x2 - x1, y2
माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, ये तो लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब जो आपका रिक्वायर्ड लाइन है ना, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन ए बी। तो हमें पता है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तो हमको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लाइन ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं ना, यही रिक्वायर्ड लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज का काम कर देगा। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 1 इज गिवन बाय, ये रहा आपका पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज ये रही। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलेगी बेटा, x माइनस x1 y माइनस y1, तो y माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा, और फिर z माइनस z1, और नीचे हम a b c लिख देंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। और ये जो लाइन है, लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल, तो दोनों के डी आर्स को हम सेम यहां पर यूज कर लेंगे। सो 2, -2 एंड 1। ठीक है बच्चों, अब ये जो लाइन आपको मिली है ना, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। आपको यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 1, तो वो बनेगा वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से बनने वाला जो वेक्टर है उसे हम यहां पर लिखेंगे, दैट इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है बच्चों, ये आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, फिर पी एंड क्यू। ठीक है, यानी आपको लाइन ए बी का इक्वेशन लिखना है और लाइन पी क्यू का इक्वेशन लिखना है, फिर इनके बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन ए बी की बात कर लेते हैं। लाइन ए बी का इक्वेशन देखो, x1 y1 z1 तो 0 0 है, मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। न्यूमरेटर में x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 आएगा। मैंने न्यूमरेटर में सिर्फ x y z लिख दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज, तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 यानी 1 आएगा, फिर y2 माइनस y1 0 माइनस 0 यानी 0 ही रहेगा, z2 माइनस z1 2 माइनस 0 यानी 2 रहेगा। ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। फिर सेकंड लाइन यानी लाइन पी क्यू, तो यहां पर भी देखते हैं कैसे होगा, x माइनस 1 देन y माइनस 3 एंड देन z माइनस 0। ठीक है ना, पॉइंट P में से हमने x1 y1 z1 ले लिया, पॉइंट Q ये रहा, यानी अब हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं। तो यहां से x2 माइनस x1 0 माइनस 1 यानी -1, फिर 3 माइनस 3 यानी 0। ठीक है, और फिर z2 माइनस z1 यानी 0 माइनस 0 यानी सिर्फ 0 ही रहेगा। ठीक है, लाइन की इक्वेशंस तो हमने लिख ली हैं। अब हमें इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है दोनों लाइन के बीच का। तो फर्स्ट लाइन से हम वेक्टर a1 एंड वेक्टर b1 लिख लेंगे। तो वेक्टर a1 का मतलब तो बेसिकली 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप ऐसे आ जाएगा, ध्यान से देख लो। ठीक है, और वेक्टर b1 लिखोगे तो ये आएगा आपका 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड लाइन से हम वेक्टर a2 और वेक्टर b2 लिखेंगे, तो ये बनेगा आपका 1i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और वेक्टर b2 आएगा माइनस i कैप। चेक करिए, क्लियर है बच्चों। अब यहां पर आप लोग वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल के रख लो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो ये तो आपका i कैप प्लस 3j कैप सेम आ जाएगा। फिर आपको b1 क्रॉस b2 ये भी निकालना होगा, तो यहां पर डिटर्मिनेंट बना लो भाई साहब, i कैप j कैप एंड k कैप। ठीक है बेटा,
तो B1 वेक्टर यानी 1 0 2, क्योंकि यहाँ जे कैप वाला है ही नहीं B1 वेक्टर में। B2 वेक्टर में आओगे तो बेसिकली यहाँ पर -1, ठीक है, ये आपका 0, ये आपका 0, राइट। अब इसके बाद इसको मैं थर्ड रो से एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ही तो है, जैसे मन करे वैसे कर लो। अगर आपका मन करे कि नहीं रो 1 से ही एक्सपेंड करना है तो वो तो आपकी मर्जी है ना। मैं थर्ड रो से एक्सपेंड करने वाला हूं तो हमें मिलेगा -1, ठीक है, -1 इनटू में 2 जे कैप, ध्यान से देखिए, तो फाइनली आपका आ जाएगा -2 जे कैप। ओके, चेक कर लो मेरी बात समझे कि नहीं। अब इसके बाद हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो वैसे आज की क्लास में पहले लिखा था मैंने, दोबारा लिखने का मन तो नहीं हो रहा, तो मैं अप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली। क्या होता है, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 दैट इज I कैप प्लस 3j कैप, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ। इस पूरे का हमें मैग्नीट्यूड लेना है एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर B1 क्रॉस B2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो न्यूमरेटर में आपका बनेगा -6 का मैग्नीट्यूड और नीचे होगा √4, तो ये बन जाएगा आपका 6/2, सिंप्लीफाई करो 3 यूनिट्स, यानी SD बिटवीन द लाइंस AB एंड PQ विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स इन दिस क्वेश्चन। चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 8 यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है बच्चों, द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ रॉकेट आर गिवन एज x इक्वल्स 2t, y equals -4t and z equals 4t, where time t is given in seconds and the coordinates of a moving point in kilometer. Based on the above information, answer the following. तो आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, फिर एक बात और पूछी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो सबसे पहले हम पाथ ऑफ रॉकेट की बात करते हैं। तो पाथ ऑफ रॉकेट के लिए हम यहां पर जाएंगे और t की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा x/2, ध्यान से देखिए ये t के इक्वल आएगा, फिर y/-4 ये भी t के इक्वल आएगा, ठीक है, एंड z/4 ये भी t के इक्वल आएगा, ठीक है बेटा। दिस इज पाथ ऑफ रॉकेट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात और पूछी गई थी ना, क्या पूछा हुआ है देखो ध्यान से, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकेंड्स। ओके, तो इन 10 सेकेंड्स रॉकेट की पोजीशन कहां पर होगी, तो बेसिकली यहां पर आपको t की जगह पर 10 पुट करना है, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, यानी x y z कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, रॉकेट की पोजीशन उस जगह पर होगी जो हमें यहां पर x y z की वैल्यू मिलेगी वंस वी पुट t इक्वल्स 10, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक पॉइंट होगा, पॉइंट P मान लूंगा मैं, द पोजीशन ऑफ रॉकेट इन 10 सेकेंड्स। तो इसके लिए पॉइंट P आपका आ जाएगा 2 इंटू t मतलब 10 यानी 20, फिर y वाला आएगा -40, z वाला आएगा 40, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। यानी 10 सेकेंड्स के बाद आपका रॉकेट इस लोकेशन पे होगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन से निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लास 11th वाला, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका बनेगा 20 - 0 का होल स्क्वायर यानी 400, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी -40 - 0 का होल स्क्वायर यानी -40 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1600 आएगा, प्लस ये भी आपका 40 - 0 यानी 1600 ही आएगा। इन सबको हम ऐड करेंगे, 1600 प्लस 1600 3200 प्लस 400 यानी 3600 आएगा। 3600 मतलब 60। अब क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट आर इन किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस आपका किलोमीटर में आएगा, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन हेयर। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है पढ़ते हैं जरा। एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम दिस लाइन इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के अंदर हमारे रॉकेट की पोजीशन यहां पर होगी, ठीक है।
यानी रॉकेट किस पॉइंट पे होगा, तो इस पॉइंट पे होगा। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर मैं इस लाइन से निकाल लूं तो हमारा काम हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से कैसे निकालते हैं, एक बहुत लंबा मेथड है। पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो लाइन के ऊपर, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर पॉइंट क्यू बोलेंगे और गिवन पॉइंट को पॉइंट पी बोलेंगे तो आप पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने यहां पर यूज किया था फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ओपी निकालने के लिए। बहुत ही लंबा तरीका है, शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है पी, मतलब मैंने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ये हमें दे रखा है किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है इस लाइन से, ये मैंने लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिख दिया है। तो अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। डिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं वेक्टर p माइनस वेक्टर a, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर b के साथ, फिर इस पूरे का मैग्नीट्यूड भी लेंगे एंड देन डिवाइड इट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में वेक्टर p का काम तो ये करेगा, यानी वेक्टर p आप आराम से लिख सकते हैं 20 i कैप माइनस 40 j कैप प्लस 40 k कैप। ठीक है, ये रहा आपका वेक्टर a, राइट, लाइन की इक्वेशन में से, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर b। दिस इज वेक्टर b लाइन की इक्वेशन में से। तो सबसे पहले हमें चाहिए वेक्टर p माइनस वेक्टर a, वेक्टर p माइनस वेक्टर a। वेक्टर p में से वेक्टर a को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 20 i कैप माइनस 20 i कैप ये तो वैनिश हो जाएगा, माइनस 40 j कैप और ये प्लस का 10 j कैप बनेगा, यानी माइनस का 30 j कैप आएगा। ध्यान से देखिए, और ये 40 k कैप वाला भी कैंसिल हो जाएगा। चेक करो मेरी बात समझे कि नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वेक्टर हमने अभी निकाला ना, इसका हमें क्रॉस निकालना है वेक्टर b के साथ। वेक्टर b यहां पर है, ये आपको दिख रहा होगा, तो चलो कर लेते हैं बेटा, यहीं पर करते हैं। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट बनाइए, i कैप j कैप k कैप। तो हमें लेना है वेक्टर p माइनस वेक्टर a, दैट इज माइनस 30, यानी यहां पर ये 0 माइनस 30 और ये 0। फिर वेक्टर b वाला आप लिखेंगे, सो वेक्टर b वाला आएगा 10 माइनस 20 और फिर से 10, 10 माइनस 20 और फिर से 10। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा हमें, ये यहां पर आपको मिल जाएगा 300 माइनस का i कैप। चेक करिए, फिर j कैप वाला तो नहीं आएगा, मतलब प्लस 0 j कैप लिख सकते हो। k कैप वाले में जाएंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 300, यानी 300 k कैप, ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली आपने अभी क्या निकाला है, दिस इज p माइनस वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर b। ठीक है, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा p माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, फॉर्मूला यहाँ टॉप में देखिए। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी होगी, तो हमें न्यूमरेटर में भी मैग्नीट्यूड चाहिए, डिनोमिनेटर में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो माइनस 300 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 300 स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हैं, तो बेसिकली अंडर रूट से बाहर आके ये बन जाएगा 300 और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 2। ठीक है, फिर वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यहां साइड में निकाल रहा हूं वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बनेगा बेटा, यहां पर 100 और ये बन जाएगा आपका 400 और ये आपका 100, यानी क्या बनेगा 600 अंडर रूट में, यानी फाइनली आपका मिल जाएगा 10 रूट 6। चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 300 रूट 2, 300 रूट 2 अपॉन ये क्या आया था 10 रूट 6, 10 रूट 6। अब यहां से आपका 0 कैंसिल होगा, दैट मीन्स आपको मिलेगा 30 रूट 2 अपॉन रूट 6, मतलब ये हो जाएगा 30 अपॉन रूट 3 किलोमीटर। आप यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, रेशनलाइज करने के लिए बोल रहा हूं। तो फाइनली मिलेगा 30 रूट 3 अपॉन में 3, दैट इज 10 रूट 3 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी सेकेंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो चुका है। एक बार ध्यान से देखिए,
मैंने क्या बातें आपको समझाई हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 यानी 5 मार्कर क्वेश्चंस। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं बेसिकली। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन। रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट P मान लूं तो मुझे पॉइंट P का इस लाइन के अंदर इमेज निकालना है। ठीक है बेटा, तो डायग्राम बना लेते हैं जरा। ये रहा आपका पॉइंट P। ठीक है, इसी का मुझे इमेज फाइंड करना है लाइन में। लाइन को हम L बोल देते हैं। लाइन के इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। इन तीनों में 6 से डिवाइड कर दो तो क्या देगा आपको ये, तो यहां से आपको मिलेगा 6x/6 यानी x/1। इस वाले में भी आप 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ऊपर से 3 कॉमन आएगा, मतलब आपको मिलेगा y-1/2। समझे, 3 2 जा 6। यहां पर भी आप 6 से डिवाइड करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो ऊपर आपको मिलेगा z-2 और नीचे आपका हो जाएगा 2 3 जा 6। तो कहने का मतलब लाइन की इक्वेशन को हमने रीराइट कर लिया है सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, इसे हम लैम्डा के इक्वल रख लेंगे। लेट मी से इट इज इक्वल टू लैम्डा। क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन L को किसी पॉइंट पे मिलेगा। लेट मी से इट इज पॉइंट M। ठीक है, सो व्हाट आई सेड, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द लाइन L। ठीक है, लाइन L के ऊपर ही पॉइंट M है। अब अगर हम पॉइंट M को एज ए रैंडम पॉइंट ट्रीट करें तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं यहां पर रैंडम पॉइंट लिखने वाला हूं, रैंडम पॉइंट ऑन लाइन L, और इसे हम पॉइंट M बोलेंगे। तो यहां से रैंडम पॉइंट आएगा 1 लैम्डा, ये बनेगा आपका 2 लैम्डा प्लस 1, दिस विल बी 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब आप एक काम करें, डायरेक्शन रेशोज लिखें। किसका, तो लाइन PM का। पॉइंट P गिवन है, पॉइंट M तुमने अभी निकाला है रैंडम पॉइंट बोलकर। तो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो लैम्डा -7। ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 1 -4 क्या बनेगा, 2 लैम्डा 1 - 4 यानी -3। फिर 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस ऑफ -3 यानी 3 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, तुमने PM परपेंडिकुलर लिया था लाइन L के ऊपर। ठीक है, लाइन L के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हैं, DRs आर 1 2 3। ठीक है, तो PM लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशोज आपके पास हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस, ये वाला फॉर्मूला आज की क्लास में हो चुका है ना, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। लैम्डा -7 × 1, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो लैम्डा -7 × 1 एज इट इज रह जाएगा। फिर 2 × 2 लैम्डा -3 क्या बनेगा, ये बनेगा 2 2 जा 4 लैम्डा -6। ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 लैम्डा प्लस 3 5 जा 15। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके हमें लैम्डा निकालना है। कैसे होगा, 9 प्लस 1 लैम्डा प्लस 4 यानी 14 लैम्डा आ रहा है। ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट्स क्या बनेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, क्लियर है। तो अब यहां से आपको लैम्डा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। क्या आएगा बेटा, -2/14 यानी -1/7। ठीक है, इसे हम यूज करेंगे यहां पर रैंडम पॉइंट में। इससे क्या होगा, इससे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसका, पॉइंट P का लाइन L के ऊपर। बट हमें ये निकालना नहीं है, मुझे पता है, वेट करिए समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट M मिलेगा, लैम्डा की जगह -1/7 आप पुट करेंगे तो ये -1/7 आपको दे रहा है। ये बनेगा आपका 1 - 2/7, एलसीएम ले लो, क्या बनेगा आपका 7 - 2 यानी 5/7। ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, फिर 3 लैम्डा प्लस 2 यानी 2 - 3/7, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे -1/7, तो इस तरीके से आएगा। एलसीएम लेंगे, 7 2 जा 14 -3 यानी 11/7। ठीक है बेटा, अब क्योंकि आपको तो इमेज निकालना है
तो इमेज निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब इमेज निकालने के लिए यहां पर ये जो पीएम डिस्टेंस है ना, इतना ही नीचे आप एक पॉइंट ले लो, जैसे यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा, इसे मैं पॉइंट क्यू बोल दे रहा हूं। यही पॉइंट क्यू पॉइंट पी का इमेज है इन द लाइन एल। मतलब मैंने क्या बोला, लेट देयर इज ए पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम ले लें h, p, s, सो लेट दिस बी द इमेज ऑफ पॉइंट p इन लाइन l। सो इज इट क्लियर और नॉट टू यू कि पॉइंट m विल बी द मिड पॉइंट किसका, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। समझे, पॉइंट m लाइन l के ऊपर है और q इज द इमेज ऑफ पॉइंट p, देयरफॉर pm विल बी इक्वल टू mq। तो फिर m क्या बनेगा, मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम पॉइंट m निकालें तो उसे हम इस वाले पॉइंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट q मैंने क्या लिखा हुआ है और पॉइंट p ये रहा। तो अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इट विल बी h प्लस 7 अपॉन 2, फिर p प्लस 4 अपॉन 2, फिर s प्लस -3 यानी s -3 ही हो जाएगा अपॉन 2। इसे हम कंपेयर करेंगे जो हमने पॉइंट m ऑलरेडी निकाला हुआ है उसके साथ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप x y z वाले कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लो तो आपको h p और s की वैल्यू आ जाएगी, वही आपके पॉइंट p का इमेज होगा, यानी पॉइंट q आपको मिल जाएगा। तो ये काम मैं कर लेता हूं आपके लिए साइड में, h प्लस 7/2 इज इक्वल टू -1/7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपको देगा 7h प्लस 49 इज इक्वल टू -2, 7h विल बी इक्वल टू माइनस का 51, तो h की वैल्यू आएगी -51/7। ठीक है, फिर p प्लस 4/2 इज इक्वल टू 5/7, p प्लस 4/2 इज इक्वल टू 5/7। यस यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7p प्लस 48 इक्वल टू 10, तो यहाँ से p आपका आ जाएगा -18/7। ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर इसके बाद s -3/2 इज इक्वल टू 11/7, लेट मी सिंप्लीफाई, दिस विल बी 7s -21। ठीक है, 7s -21 इक्वल टू 22, तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी 22 प्लस 21 दैट इज 43/7, यानी h ये रहा, p ये रहा और s ये रहा। तो बेसिकली यहाँ से आपको पॉइंट q की वैल्यू मिल जाएगी h, p, s दैट इज -51/7, p की वैल्यू आई थी -18/7 एंड s की वैल्यू आई थी 43/7। ठीक है बेटा, 43/7। सो दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट p इन लाइन l। ठीक है बेटा, अच्छा खासा क्वेश्चन है, एक बार देखिए आपको समझ आया कि नहीं। ये सारा वर्क जो रफ वर्क है इसे आप चाहो तो करके दिखा सकते हो या फिर मत दिखाओ, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन हेयर। क्या बोला हुआ है, शो दैट द लाइंस, दो लाइंस हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, आपको ये शो करना है, फिर आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। इस क्वेश्चन में लेक्चर को ध्यान से सुनना। अगर मुझे सिर्फ ये शो करना होता कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो फिर मैं इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेता, उसे 0 के इक्वल हम प्रूव कर देते, बस हमारा काम हो जाता। दो लाइंस के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होंगी। क्लियर, बट हमारे क्वेश्चन में आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा हुआ है, इसलिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये करोगे ना, यानी SD वाला कंसेप्ट यूज करोगे तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल पाएगा। तो फिर क्या तरीका यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो फर्स्ट लाइन है इसे हम लेमडा के इक्वल रख लेते हैं बेटा, और सेकंड लाइन को म्यू के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लाइन के ऊपर एंड सेकंड लाइन के ऊपर, दोनों के ऊपर आप रैंडम पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो, रैंडम पॉइंट्स ऑन गिवन लाइंस। तो फर्स्ट वाले पॉइंट के रैंडम पॉइंट को मैं P बोल दूंगा, तो ये बनेगा 5 लैम्डा प्लस 4, ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर आपका आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और फिर लैम्डा। इसी तरीके से सेकंड लाइन के ऊपर पॉइंट Q हम ले लेंगे रैंडम पॉइंट के फॉर्म में, तो ये बनेगा आपका 2 म्यू प्लस 1, फिर 3 म्यू प्लस में 2, देन 4 म्यू प्लस में 3। ठीक है,
हम ये बोलेंगे कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो लेमडा और म्यू की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए पॉइंट P एंड पॉइंट Q कोइंसाइड करेंगे। अगर दो पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं तो उनके x, y और z कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। इस कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा यहां पर बिकॉज इफ द लाइंस इंटरसेक्ट देन P and Q must coincide. That means इनके x, y और z कोऑर्डिनेट्स को हम कंपेयर कर देंगे यानी इक्वेट कर देंगे। तो 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। अगली कंडीशन बनेगी आपकी 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस में 2। समझ रहे हो, y कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर किया। अब z कोऑर्डिनेट की बारी है, so it will be lambda is equal to 4 mu plus 3. You have 3 different equations. इनमें से किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है, कोई सी भी 2 इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये आपकी तीसरी इक्वेशन। आप बताओ मैं कौन सी 2 इक्वेशन सॉल्व करूं बेटा? फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो बेसिकली हम लेमडा की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 लेमडा, लेमडा मतलब 4 म्यू प्लस में 3 प्लस में 4, नाउ दैट वाज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा 20 म्यू प्लस में 5 3 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। साइड चेंज कर लो बेटा, 20 माइनस 2 यानी 18 म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा 15 प्लस 4 19, 1 माइनस 19 यानी माइनस 18, तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी -1। राइट, अब इस वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको लेमडा भी मिल जाएगा। यहां पर आप पुट करिए 3 माइनस 4 यानी -1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने इन तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व की है, एक इक्वेशन बची हुई है। उस इक्वेशन में लेमडा और म्यू की वैल्यू को हम डाल के चेक करेंगे वेदर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। मतलब लेमडा और म्यू की ये जो वैल्यू आई है वो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को छोड़ा हुआ है, सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया था। लेमडा और म्यू की जो भी वैल्यू आई है उसे बची हुई इक्वेशन में डाल के हमें वेरीफाई करना होता है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, यानी लेमडा और म्यू की ये वैल्यू बची हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो बेसिकली हम सेकंड इक्वेशन का LHS देख लेंगे। सेकंड इक्वेशन का LHS, तो 2 लेमडा प्लस 1 क्या आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। तो लेमडा की वैल्यू पुट करोगे तो -1 ही आ रहा है, देख लो। ठीक है, फिर RHS को भी देख लो, 3 म्यू प्लस में 2, म्यू की वैल्यू को पुट करोगे तो ये भी आपका -1 आएगा। कहने का मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। दैट मीन्स लेमडा और म्यू की वैल्यू आपकी बची हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि हमें LHS इक्वल टू RHS वाली कंडीशन मिल चुकी है। ठीक है, अब इसका हम क्या करें, ध्यान से सुनना। लेमडा या म्यू में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो पॉइंट P या पॉइंट Q में। अब यहां से लेमडा और म्यू की वैल्यू को आप पॉइंट P एंड पॉइंट Q में डाल के देखोगे रेस्पेक्टिवली, तो आपको सेम कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे। और यही तो हमने स्टेटमेंट में आपको बताया था कि अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट P एंड पॉइंट Q कोइंसाइड करेंगे, मतलब उनके x, y और z कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। सो लेट मी डिक्लेयर हियर, देयरफॉर लाइंस विल इंटरसेक्ट। और क्योंकि आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा हुआ है, सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कैसे आएगा, अभी तो बताया था मैंने। या तो लेमडा की वैल्यू को पुट करो पॉइंट P में, या फिर म्यू की वैल्यू को पुट करो पॉइंट Q में, कहीं भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आने वाला है। तो यहां पर पुट कर रहा हूं मैं लेमडा की वैल्यू 4 माइनस 5 यानी -1 आएगा। इसमें पुट करेंगे 1 माइनस 2 यानी अगेन -1 और फिर ये -1। अगर आप म्यू की वैल्यू को पुट करके यहां देखोगे तो 1 माइनस 2 चेक कर लो -1, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 4 -1, सेम ही आने वाला है। यानी क्वेश्चन 9 भी सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ेंगे,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस जिनकी इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइन हमें लिखना है उसका पॉइंट ये रहा। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें नहीं पता हैं। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि हमारी लाइन L जो हमें लिखनी है यानी रिक्वायर्ड लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A, B, C, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, x - 1 अपॉन A, y - 2 अपॉन B, z -4 यानी z + 4 अपॉन C। यहां पर A, B और C की वैल्यू हमें नहीं पता, बस इतना ही काम है। ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन L है ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अगर इस वाली लाइन को मैं L1 बोल दूं और इसे मैं L2 बोल दूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इज परपेंडिकुलर टू L1, L इज परपेंडिकुलर टू L2। नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला ऑल्सो विच वी हैव यूज्ड इन दिस लेक्चर एटलीस्ट 2 times, हाँ, कंडीशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसे हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। कैसे होगा ध्यान से देखिए, इस लाइन के यानी फर्स्ट लाइन L1 के लिए आपको DRs मिल रहे हैं 3, -16 एंड 7। सेकेंड लाइन L2 के लिए डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, 8 एंड -5। ये रहा फॉर्मूला। रिक्वायर्ड लाइन के DRs तो हमने पहले ही आपको बता दिए थे, ABC हमने माना है। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी बेटा, 3A - 16B + 7C = 0। और फिर L2 लाइन को यूज करेंगे तो ये बनेगा 3A + 8B - 5C = 0। इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है ताकि A, B और C की प्रोपोर्शनेट वैल्यूज हमें मिल सकें। एक काम करिए, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड बोल देते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप ये काम करेंगे ना तो ये 3A वाला कट जाएगा। फर्स्ट माइनस सेकंड किया है यानी माइनस का 24B आएगा। ये बन जाएगा आपका 12C दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसे 24B इज इक्वल टू 12C। -24B को उधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आपको C की वैल्यू मिल जाएगी 2 times B। ठीक है, इस C की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाले में। तो यहां से बाय फर्स्ट तो आपको मिलेगा 3A - 16B। मैंने यहां पर C की वैल्यू को पुट करने के लिए बोला है, तो 7 × C यानी ये हो जाएगा 14B। चेक करिए मेरी बात समझे कि नहीं। 7C लिखा हुआ है, C की जगह पे 2B, तो 14B हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे यहां से तो ये आपका बन जाएगा 3A, ये बनेगा 16B - 14B यानी 2B हो जाएगा। दैट मीन्स A की वैल्यू आ जाएगी 2/3 × B। तो बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, द DRs of line L will be direction ratios, that is ABC. Now A means 2B/3, B को B रहने दो और C का मतलब था 2B। अब यहां से प्रोपोर्शनेट वैल्यूज हम ले लेंगे, तो B को आप हटा दीजिए, आपको मिलेगा 2/3, 1, 2, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3, 6। देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे तो हमारा लाइन हमको मिल जाएगा x - 1/2, y - 2/3 एंड देन z + 4/6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, समझे। डायरेक्शन रेशियोज क्योंकि प्रोपोर्शनेट वैल्यूज होती हैं, तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करके मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है A, B और C की प्रोपोर्शनेट वैल्यूज निकालने के लिए। और फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्शन रेशियोज यानी A, B और C की प्रोपोर्शनेट वैल्यूज को पुट कर दिया है। आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आपके सामने आ चुका है। अब इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर आई गो प्लीज हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।